हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे। हम आज मेनली कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और लास्ट में एक टॉपिक हम देखेंगे कि 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट कैसे काम करती है या मैनेजमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की। देखो, कोऑर्डिनेशन आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। जैसे एक अच्छा टाइम टेबल अगर बना हुआ है आपके स्कूल में, मान लो क्लास 1 से लेके क्लास 12 का टाइम टेबल बना होगा, उसके अंदर ये चीज़ें फ़िक्स होंगी कि इस टाइम पे इस टीचर का लेक्चर यहाँ होगा, इसका लेक्चर यहाँ होगा। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बनाया गया है सभी टीचर्स के टाइमिंग के बीच में, राइट। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है सभी की एक्टिविटीज़ में, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिठाता है, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, उन अलग अलग लोगों की काम के बीच में बैलेंस बिठाना, उनको सिंक करना, उनको सिंक्रोनाइज करना, यही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब है अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाना, ताकि कोई भी एक दूसरे के काम के बीच में रुकावट ना बने, सबका काम स्मूथली चलता रहे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब देखो, कई बार क्या कहते हैं कुछ लोग, ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक अलग से फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के हमने 5 फंक्शन पढ़े हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पढ़े थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन छठा फंक्शन है मैनेजमेंट का। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेशन अलग से फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, यानी मैनेजमेंट का सार है, मैनेजमेंट का एसेंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हर फंक्शन में रिक्वायर्ड होता है। चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो तब भी आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तब भी आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, आप स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कुछ भी कर रहे हो तो आपको हर फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन एक अलग से फंक्शन ना होके इन सारे फंक्शंस का, जो 5 फंक्शन हमने डिस्कस किए थे, इन सब का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, इन सब का इंटीग्रल पार्ट है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्लिसिट है, हर एक फंक्शन के अंदर छुपा हुआ है, हर एक फंक्शन में ज़रूरत कोऑर्डिनेशन की पड़ती है। ओके, तो आई होप कोऑर्डिनेशन का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले विशेषताएं, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। देखो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे ग्रुप काम कर रहे हैं, या आप कह सकते हो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, उन सब के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा करता है कौन, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन की एकता। देखो, हर डिपार्टमेंट का काम अलग है, परचेज डिपार्टमेंट का काम अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम अलग है, लेकिन अल्टीमेटली सबका गोल क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी सक्सेसफुल हो। ये इंश्योर करने के लिए आपको सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि सभी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ काम करें। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देखो, कोऑर्डिनेशन ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और वो हमेशा के लिए चलेगा, नहीं, आपको समय समय पर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब चलते रहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये एक बार करने वाले स्टेप नहीं है। तो जैसे जैसे ये करते रहेंगे वैसे वैसे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी पड़ती रहेगी।
नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ यूनिवर्सल होती है, यानी हर जगह एप्लीकेबल होती है। तो हर मैनेजर के लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने पहले भी देखा, चाहे हम प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, चाहे स्टाफिंग कर रहे हैं, हर एक फंक्शन के अंदर, हर एक एक्टिविटी के अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है। देन देखो, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। अब क्या कोऑर्डिनेशन बनाना सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, वो टॉप लेवल के अंदर भी आएगा, मिडल में भी, लोअर में भी। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमने पढ़े थे ना। ये पांचों फंक्शन क्या सिर्फ टॉप लेवल परफॉर्म करता है? नहीं, ये टॉप लेवल भी परफॉर्म करता है, मिडल लेवल भी परफॉर्म करता है और लोअर लेवल भी परफॉर्म करता है। हर एक मैनेजमेंट लेवल पे ये पांचों फंक्शन परफॉर्म होते हैं। हालांकि इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, जैसे टॉप लेवल प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कम करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये पांचों फंक्शन परफॉर्म करता है और इन पांचों फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब हर एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना होता है। ओके, और एक चीज़ और है कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन कैसा फंक्शन है? डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट मतलब जो जानबूझ के करना पड़े, अपने आप इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, अपने आप टाइम टेबल नहीं बन जाता। देखो, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन ये दो टर्म्स अलग अलग हैं, इनको आप समझो। कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि आपके टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो पढ़ाना चाहते हैं, तो वो कोऑपरेट करना चाहते हैं। कोऑपरेशन का मतलब आप लगा सकते हो विलिंगनेस टू वर्क। ठीक है, कि वो काम करने के लिए इच्छुक हैं। अब अगर आपने कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया उनके बीच में, यानी आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, तो क्या होगा? एक टीचर की क्लास दो जगह एक टाइम पे, वो टीचर को समझ ही नहीं आएगा कि मैं ये क्लास यहाँ लूँ कि यहाँ लूँ। दो टीचर हो सकता है एक ही क्लास में आ जाएं, हो सकता है एक टीचर एक क्लास में जाए ही ना, कोई क्लास बिल्कुल खाली चली जाए, राइट। तो इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं बन जाता, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की, यानी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कोऑर्डिनेशन का क्या महत्व है। सबसे पहले देखो, ग्रोथ इन साइज़। आज के टाइम पे आप देखते हो कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है। मतलब कोई कंपनी है, उसमें प्रोडक्शन कहीं हो रहा है, मार्केटिंग कहीं हो रही है, उसकी असेंबली कहीं हो रही है, कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइज़ में बहुत बड़ी हो जाती है। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन साइज़ में बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सबकी हैबिट अलग होगी, उनका बैकग्राउंड अलग होगा, उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अलग होगी, उनकी सिचुएशन अलग होगी। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी हो जाती है तो कोऑर्डिनेशन बनाना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो, हमने ये पढ़ा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट का अलग फंक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग फंक्शन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग फंक्शन है। लेकिन अगर ये अलग अलग फंक्शन करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। इनको कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है। जैसे मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले ये कह देते हैं कि इस बार हम 10% ऑफ रखते हैं सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर और हम सेल बढ़ाएंगे। लेकिन फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों से भी तो पूछना पड़ेगा ना कि भाई 10% डिस्काउंट हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। थर्ड चीज़, कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? आज के टाइम पे देखो, स्पेशलाइजेशन का टाइम है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे समझिए इसको, जैसे
प्रोडक्शन में हमने कोई स्पेशलिस्ट प्रोडक्शन मैनेजर बिठा दिया, उसको प्रोडक्शन की नॉलेज है, लेकिन उसको ज़रूरी नहीं है उसको फाइनेंस की नॉलेज हो, उसको मार्केटिंग की नॉलेज हो। इसी तरह से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठा है उसको टेक्निकल प्रोडक्शन की नॉलेज नहीं होगी। तो इन सब के बीच में, इन सब स्पेशलिस्ट के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है कि कोऑर्डिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद बात आती है 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट कैसी है, क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसमें आप ये समझिए, देखिए अब बिज़नेस जो है वो ग्लोबल लेवल पे किया जा रहा है। जब मैं कह रही हूँ कि ग्लोबल लेवल पे किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एक बिज़नेस अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीज़ में फैला हुआ है। एक बिज़नेस जो है वो कहीं से रॉ मटेरियल परचेज़ करता है एक कंट्री से, दूसरे कंट्री में उसका प्रोडक्शन करता है, तीसरे कंट्री में उसको सेल करता है, चौथे कंट्री में उसने अपना बीपीओ इस्टेब्लिश कर रखा है, कॉल सेंटर वगैरह, जहाँ से वो कस्टमर के ग्रीवेंसेस लेता है। इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है। अब जब बिज़नेस अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है तो यानी आपके पास जो वर्कफोर्स है वो भी अलग अलग कंट्रीज़ से आ रही है। अब वो वर्कफोर्स जो अलग अलग कंट्रीज़ से आ रही है उनको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का कल्चर अलग होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जापान में लोग टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं। मतलब अगर आपने 9 बजे मीटिंग रखी है तो वो 9 बजे सही आ जाएंगे। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया में 5-10 मिनट की देरी को हम देरी समझते ही नहीं है। ये क्या है, कल्चर का पार्ट बन चुका है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सही या गलत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कल्चर ऐसा बन चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि अब एक एम्प्लॉई जापान का है, आपका एक एम्प्लॉई इंडिया का है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि दोनों के कल्चर में डिफरेंस है, राइट। और ये चीज़ें जब आप कल्चर के अंदर अलग अलग कल्चर के लोगों से डील करते हो तो मैनेजर के पास ना सिर्फ हार्ड स्किल्स होनी चाहिए बल्कि सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए। अब ये हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल क्या होता है? हार्ड स्किल का मतलब होता है बच्चों टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज बोले तो जैसे आपके सामान का प्रोडक्शन कैसे होता है, आपके सामान के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, आपका प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये सब टेक्निकल नॉलेज है। फाइनेंस वाले को फाइनेंस का पता होना चाहिए, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का पता होना चाहिए, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का पता होना चाहिए। ये हार्ड स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल होती है जो लोगों से डील करने की स्किल होती है। लोगों से डील करने की स्किल बोले तो जैसे कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, मोटिवेशन कैसे देना है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, ये सब होती है सॉफ्ट स्किल। ठीक है, अगर दो बंदों के बीच में लड़ाई हो जाए तो मैनेजर को कैसे सुलझाना है, ये चीज़ होती है सॉफ्ट स्किल। तो ये ज़रूरी होती है कि मैनेजर के पास ना सिर्फ हार्ड स्किल हो बल्कि सॉफ्ट स्किल भी हो। तो ये ज़रूरी बन जाता है कि मैनेजर जो है वो अलग अलग जो लोग कल्चर से आ रहे हैं उनके कल्चर के डिफरेंसेस को समझे और उनको उसी तरीके से मैनेज करे। तो 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट इस तरीके से बदल रही है। इसके अलावा आपके बुक में छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे मुंबई के डब्बा वाला की स्टोरी दी हुई है कि कैसे डब्बा वाला जो है वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे से काम करते हैं कि सबका टिफ़िन टाइम पे पहुंच जाता है, सबका डब्बा टाइम पे पहुंच जाता है। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, हमने स्मिता का एग्जाम्पल डिस्कस किया जो कि सिक्किम से एक बिज़नेस उन्होंने शुरू किया। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप अपने आंसर्स में अगर कोट करते हैं तो आपके आंसर्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इसी के साथ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।